स्ट्रेटजी पॉलिसी फाउंडेशंस के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर आनंद भागवत साहब, जो डॉक्टर मोहन भागवत जी के भाई भी हैं। सर, ये करिश्मा कैसा है कि बड़े भाई तो आपके आरएसएस के अंदर हैं और आप जो हो वो पूरे देश में एकता का मिशन लेके चल रहे हैं। ये जादू कैसे हुआ सर? देखिए, उनकी भी सोच मेरे और वो इस देश को अपना मानने वाले सभी को हिंदू ही तो समझते हैं, तो हिंदू मुस्लिम की बात अभी बची कहाँ। तो यही तो मैसेज हमारी संस्था ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन पुणे लेकर देश भर में चल रही है। तो आपकी जो फाउंडेशन है सर, इसका मेन मकसद क्या है वो मेरे व्यूअर्स को आप बताइए। शुरू तो हुई थी हमारी संस्था रक्षा और विदेश नीति के मार्ग पे, और उसी पे चलते चलते फिर हमने पाया कि नेशनल इंटीग्रेशन ये सबसे अहम मुद्दा आजकल है पूरे दुनिया में, कम से कम भारत के लिए। तो क्यों ना उसमें वो भी नया आयाम हमारे नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी को जोड़ दिया जाए। सौभाग्यवश ऐसे हुआ कि नेशनल सिक्योरिटी के दौरान हमारा पाला पड़ा फौज से, फौज के आला टॉप के अफसरान लोगों से और एम्बेसडर से। तो वो दो संस्थाएं ऐसी हमने पाई जहाँ पे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। ये हमने खुद के आंखों से देखा कि जब तक कि नेशन फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, ये सोच लेकर चलने वाली जो फौज हमने इतने करीब से देखी, तो हमने ये सोचा कि रक्षा नीति और नेशनल इंटीग्रेशन बिल्कुल एक जैसा है। हमारे यही जो जनरल्स, एडमिरल्स या तो एयर मार्शल्स, ये जो लोग हमारे यहाँ स्पीकर्स बतौर स्पीकर्स आते हैं, पैनलिस्ट बतौर पैनलिस्ट आते हैं, तो वही लोग ये नेशनल इंटीग्रेशन की भी एक जीती जागती मिसाल है। डॉक्टर साहब, एक अच्छी चीज मुझे जो आपकी एनजीओ में लगी है, अमूमन देखा गया है कि कश्मीरी युवक, चाहे वो दिल्ली में कहीं देश में शॉल बेचना कुछ बेचना है, तो उनको उनके कामों से रोका जाता है। आपकी जो एनजीओ है वो प्रमोट कर रही है और कश्मीरी जो आवाम है वो आपको बहुत ज्यादा पसंद करती है। ये इस पे जरा रोशनी डालिए आप। देखिए, हमारे एनजीओ की पहले से सोच और ये अनुभव भी रहा कि अनफॉर्चुनेटली गए 30 साल में, 3 दहाइयों से कश्मीर जो कि हाईली पोटेंशियल रखता है, लेकिन वहाँ के डिस्टर्बेंस के कारण पिछड़ा हुआ है, स्पेशली एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और बाकी सब उनकी सभी हुनर जैसे कि संगीत हो, फोक हो, तो इसमें जो उनको मौका नहीं मिला, पिछड़ गए थोड़े रेस्ट ऑफ इंडिया से। तो ये हमारा ही शीश है, हम बोलते हैं कि भारत का शीश है कश्मीर, हमारा ही छोटा भाई है, तो क्या हमारे साथ आना नहीं चाहिए। तो इस हिसाब से हमने ये प्रमोशन का काम शुरू किया। और फिर हम पहले तो मिलवाना चाहते थे कि चलिए, अच्छा, रेस्ट ऑफ इंडिया में भी बहुत सारी गलतफहमियां कश्मीरी लोगों के प्रति थी, तो वो क्लियर करने के लिए हमने एक आसान सा कोई लंबा चौड़ा काम न करते हुए हमने क्या किया कि कश्मीरी लोगों को एक पूरे भारतवर्ष के मुसलमानों का एक जो कार्यक्रम हमने 6 सितंबर 2021 के दिन मुंबई में होटल लीला में करवाया था, जिसमें कि प्रमुख अतिथि के तौर पे आए थे डॉक्टर मोहन जी भागवत, फिर ऑनरेबल गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, और लेफ्टिनेंट जनरल जनरल सैयद अता हसनैनी, जो कि कश्मीरी बेसिकली कश्मीर में 13 साल ड्यूटी करने के कारण वहीं के हो गए, समझिए 15 चिनार कॉर्प्स के कोर कमांडर रहे हैं आप। तो इन पैनलिस्ट के सामने जब पूरे भारत से 300 आला तरीन मुस्लिम समाज के रियल रिप्रेजेंटेटिव, ना कि खाली मदरसा वाले लोग, ना कि खाली देवबंद, हमारे यहाँ सब थे, मौलवी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, फिर राइटर्स थे, फिर चांसलर्स थे, कई इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो इस किस्म का रियल रिप्रेजेंटेटिव मुस्लिम समाज का जो तबका था, वो कश्मीरियों को मिले, देखे, उनकी गलत फहमी अपने आप इस कश्मीर के बारे में समझे। मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मेरे जहन में सोच है कि यार यहाँ पे खून खराबा चल रहा है, यहाँ पे अनरेस्ट है, यहाँ पे कभी भी फैक्ट्री शुरू करें आप, इन्वेस्ट करें, लॉकडाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा, फैक्ट्री जला दी जाएगी।
तो फिर मैं कतराऊंगा कि इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। अगर आपको वहाँ के माहौल के कहीं सुनी बातों पे से दूर डायरेक्ट वन टू वन जब इंटरेक्शन हो गई इन कश्मीरियों के बीच में और रेस्ट ऑफ इंडिया के मुसलमानों में, तो अपने आप बहुत सारे जो गलतफहमियाँ दूर हो गई, अपने आप हो गया। इसके लिए हमको कुछ बोलना नहीं पड़ा। उन लोगों ने तो देखा, आमने सामने बात की। अच्छा, उनके लिए कश्मीरी बच्चे अलग भी दिखते हैं ना, वो दिखने में कोई तो तुरंत उनके अगल बगल में कश्मीर। अच्छा, वहाँ के सब जो सपोर्टिव हमारे कार्यक्रम थे उस मेन कार्यक्रम के पहले, तो वो हमने कश्मीरी फोक, कश्मीरी डांस, फिर उनका स्वागत भी हमने सभी हमारे स्पीकर्स पैनलिस्ट का स्वागत भी इस बंद करके किया, बोले तो कश्मीरी स्टाइल से किया। तो एसिमिलेशन हो गया और आपस में विदाउट आर इंटरफियरेंस ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन में उसने कोई कैंपेन, स्वागत भी हमने सभी हमारे स्पीकर्स पैनलिस्ट का स्वागत भी इस बंद करके किया, बोले तो कश्मीरी स्टाइल से किया। तो एसिमिलेशन हो गया और आपस में विदाउट आर इंटरफियरेंस ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन में उसने कोई कैंपेनिंग किसी का नहीं किया, बस मिलने दिया लोगों को। तो अपने आप उनके बहुत सारी गलतफहमियाँ दूर हो गई। तो अभी जाके ये आसानी हो गई। अभी खुद होके कई इंडस्ट्रियलिस्ट मुस्लिम समाज के, चलिए क्योंकि वो मुसलमानों का कार्यक्रम था, तो खुद होके सामने आके हमको बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अच्छा, एक इंडस्ट्रियलिस्ट का तो कोई मज़हब होता नहीं है, वो आपस में हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं। तो फिर बाकी को में भी जहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट सुन के वो भी सामने आ गए कि यार हम सोचते थे वैसा है नहीं। मैं बोला बिल्कुल नहीं, आपने देखा आंखों से, चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको कश्मीर में, आप देखिए खुद के आंखों से, माहौल बदल गया है पूरा। और अभी इन लोगों को जो इनके बीते हुए 30 साल है जो अनफॉर्चुनेटली इनके ख़राब हो गए, एजुकेशन नहीं ठीक से हो पाया, अनरेस्ट हो गया, टूरिज्म इनका बहुत सारा कम हो गया, कंपटीशन में नहीं तो स्विट्जरलैंड वगैरह कहाँ है इनके कंपटीशन में, इनके पास सब है। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये था सर, हिंदू मुस्लिम जो देश का माहौल हो चुका है, जी आपके पास क्या ऐसा प्लान है कि जो ये कम्युनिटी में जो गैप बन गया है जी उस खाई को आप किस तरह पाटेंगे सर, वो बताइए जरा। देखिए, मेरे ख्याल से ये दोनों कौमों में 90% कोई डिफरेंस है ही नहीं। सभी वही खाना है आपका, वही पहरावा है, वही हमारा सब ये है, सोच है। और सबसे बढ़िया हमारी संस्कृति वही है। अगर हजारों लाखों साल से है, अगर इस्लाम समझिए 1400 साल से है, बोले तो हमारे पूर्वज भी एक हैं। तो हम एक ही कौम हैं, बोले तो रियल ब्लड ब्रदर्स हैं हम लोग, खून के भाई हैं एक दूसरे के। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए हमें बांटा है। चलिए सक्सेसफुल हुए, वो बंटवारा भी हुआ, लेकिन आखिर अगर ये इतनी बड़ी कॉमनैलिटी है, तो अभी आज की तारीख में, एज ऑन टुडे, हमें कॉमन क्या है कि जो आप भी पसंद करते हो, मैं भी पसंद करते हो, कोई मुसलमान है वो भी पसंद करेगा, कोई सिख है वो भी पसंद, तो वो देश है भारत देश। ये एक इतनी बड़ी हमारी एक कॉमनैलिटी है सब में। तो उसके बलबूते पे भारतीयत्व पे हम अगर इकट्ठा आ जाते हैं, तो बाकी छोटे मोटे जो 5-10% डाउनटाउन जो है श्रीनगर का बहुत ही क्रिटिकल एरिया है माना जाता है, और आप पहले शख्स हैं जिसने वहां झंडा फहराया है। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? कोई डर था, कोई खौफ था, और कैसा रिस्पांस मिला? वो सारी जो आपके तजर्बा है वो थोड़ा शेयर करिए मेरे व्यूवर्स के साथ। जी। तो जिस मकसद से हमने कश्मीरियों को 6 सितंबर के मुंबई के कार्यक्रम में लेके आए थे, उसी हिसाब से हम ये करना चाहते थे कि लोगों को रियल बात बिना कुछ बोले, बिना कुछ करे समझ में आए। तो खाली डाउनटाउन में नहीं, हमने लाल चौक में भी झंडा लहराया, और गुप्कार रोड जो सो कॉल्ड पॉश एरिया है वहाँ पे भी लहराया। बोले तो ऑल 3 अगेन रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ चीज़ किया हमने, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, सब जगह पे हमने जो फ्लैग होस्टिंग किया। उसका कारण ये था कि लोगों को लगता है यार ये डाउनटाउन में भी तो कश्मीरी बसते हैं,
वो भी तो उनका भी तो मूड बदल गया है। वो भी तो भारत को प्यार करना शुरू कर दिया उन्होंने। कोई धोखा नहीं हुआ। मैं आपको बोलता हूँ, भले के लोग शायद हमारे डाउनटाउन के फ्लैग होस्टिंग के कार्यक्रम में कम आए हो, लोकल कम आए हो, समझिए, लेकिन जो भीड़ इकट्ठा थी उनके आंखों में क्या हम पढ़ नहीं सकते कि उनके प्रति भी प्यार था। शायद थोड़ा सा रिमेनिंग अभी भी थोड़ा सा डर है कि यार मैं इस कार्यक्रम में शिरकत करूं तो कहीं मेरे को तकलीफ अगल बगल में होगी नहीं। लेकिन बाय द डे ये नेशनलिस्ट कश्मीरीज की संख्या इतनी बढ़ते जा रही है, तो डाउनटाउन में हमें कोई ना तो धोखा महसूस हुआ, ना तो कोई दिक्कत हुई। और फिर हमारे जो कश्मीर के चीफ हैं फिरदौस बाबा, मैं बाद में मिलवाऊंगा आपको, सभी से मिलवाऊंगा जो दिल्ली के चीफ हैं। तो इन्होंने पहले ही गए 3-4 महीने से वहीं पे डाउनटाउन में एक ओपिनियन भी खड़ा किया था कि समझे ऐसा होता है यहाँ पे झंडा, तो क्या दिक्कत है। ऐसा कर कर करके वहाँ का पब्लिक ओपिनियन जो है, ओपिनियन तो बन ही रहा था, बन ही गया था, लेकिन उनको ओपन में लाने का जो काम है वो हमारे फिरदौस बाबा ने किया पूरा। वहाँ पे एक माहौल ऐसा हो गया था कि वी वेर वेलकम। कोई हमें ये, हालांकि कुछ सिक्योरिटी एजेंसी का ये कहना था आप वहाँ पे ना जाए तो ठीक रहेगा। हमने बोला यार हमारा देश है, हमारा कश्मीर है, हमारे बंदे हैं, हमारे भाई है। ये छोटी मोटी चीज़ें है, असल मकसद क्या है, कोई फ़ायदा है जिसमें, जैसे कि देखिए बंटवारा जो हुआ, जब भी ब्रिटिशों को कुछ तो फ़ायदा था इसमें, है ना। उनको रशिया को रोकना था, उनको एक सैटेलाइट स्टेट अखंड भारत रहता था, तो क्या पूरी दुनिया पे राज नहीं करते थे हम लोग। आज की तारीख में अगर जरा सोचिए, हम लोग अगर बंटवारा हमारा नहीं होता था, इकट्ठा रहते थे, तो हम पूरे दुनिया में राज करते थे। तो उनका फायदा था तो उन्होंने हर हथकंडे अपनाए ना। हाँ, कभी मुसलमानों को उकसाया, कभी नेहरू जी को उकसाया, कभी किसको और आखिर सक्सेसफुली उन्होंने बंटवारा कर किया। वैसे ही ये हथकंडा ये है, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि इनको सजा क्यों नहीं होती, उन पे केसेस क्यों नहीं चलते, उनको डांटा क्यों नहीं जाता, ये सब छोटी मोटी बातें हैं। असल बात ये है कि ये चीज़ें चलेगी, उनका मौका है, उसमें उनका फ़ायदा है तो वो करेंगे ना। अगला सवाल यह की है चीज़ आपकी, मेरी, इनकी, सबकी, जनता की है ना, कि हम लोग क्यों इस चीज़ पे बटे। मेरा अगला सवाल यह है, 26 जनवरी आपने झंडा फहराया कश्मीर में जी मेरा सवाल यह है कि मालूम है कि आप डॉक्टर मोहन भागवत जी के भाई हैं जी उसके बावजूद आपको वहाँ रिस्पांस मिला जी जो दिख रहा है जी आपको जो मोहब्बत जो प्यार से वहाँ नवाजा गया है जी तो क्या जादू है आपके पास सर कि आप मोहन भागवत जी के भाई भी हैं और आपको कम्युनिटी भी पसंद कर रही है ये राज बताइए ना क्या जादू है आप में नहीं, अभी मोहन जी भागवत के भाई होने के बावजूद, हालांकि कश्मीर में ज़्यादा मालूम नहीं है कि मैं उनका भाई हूँ, शायद रेस्ट ऑफ इंडिया में मालूम है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा मालूम नहीं था। लेकिन जब समझिए उनको 11th आवर जब ये समझ में आया कि अरे ये तो मोहन जी, डॉक्टर मोहन जी भागवत के भाई हैं, बोले तो संघ के प्रमुख के भाई हैं, इसके बावजूद अगर मेरे को रिस्पॉन्स मिलता है, तो आप इसमें से क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि वो वहाँ की जनता भी नहीं चाहती है। अच्छा और जो आपने जब ये संस्था शुरू करी थी तो आपका क्या मकसद था और कितना मकसद में आप कामयाब हुए अब तक मेरे ख्याल से शुरुआत है हमारी तो ये अच्छी हो गई है, बहुत अच्छी हो गई है। ये जो 300 बंदे मुस्लिम समाज के रियल रिप्रेजेंटेटिव, मैं वापस बोल रहा हूँ आपको, आमतौर पे कैसा होता है कि हिंदू समाज है समझिए, वो देखता है मुस्लिम गैदरिंग तो बस वहाँ पे दाढ़ी और गोल टोपी इतने ही दिखते हैं उनको, मदरसा रिलेटेड लोग दिखते हैं, या तो एकदम जिसको बोलते हैं कि कट्टर धार्मिक लोग दिखते हैं। हिंदुओं के मन में एक पिक्चर तैयार हो जाता है यही है मुसलमान समाज, वो है नहीं असल में। कितने ये कार्यक्रम में 6 सितंबर के मुंबई के कार्यक्रम में कम से कम 4 चांसलर, 2-3 वाइस चांसलर्स थे, कश्मीर यूनिवर्सिटी से लेके, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से लेके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी के चांसलर थे, फिर हमदर्द यूनिवर्सिटी के बंदे थे, फिर ANU पे थे,
कई देवबंदी थे, लेकिन उसके साथ इंडस्ट्रियलिस्ट थे, सुलझे हुए एकदम टाई बूट पहने हुए इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो रियल रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन स्लाइस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी हम वहाँ पे दिखाना चाहते थे, हिंदुओं को भी। वैसे ही आए हुए मुसलमानों को कश्मीर दिखाना चाहते थे, ये है कश्मीर, ये देखिए ये बच्चे हैं, इतना हुनर है, इतने एजुकेटेड है, इतने सुलझे हुए हैं, इतने अच्छे विचार रखते हैं। ये कश्मीरी वो मुस्लिम बच्चे बोले तो पत्थरबाजी करने वाले, ये श्रीनगर में गवर्नमेंट के स्कूल का जो सबसे बड़ा फंक्शन होता है उसमें भी आपके बच्चे थे। जी उसमें तो क्या प्रोग्राम था सर वो? जी देखिए हमारे प्लान के तहत जो युवा है, जो विद्यार्थी हैं, सीनियर स्कूल्स या कॉलेजेस के हों, यही तो हमारा देश का मुस्तकबिल है, यही तो भविष्य है हमारा। तो फिर उनको भी हमने 3 गुटों में तैयार रखा था कि कुछ बच्चों ने ताइक्वांडो के प्रात्यक्षिक किए लाल चौक में। फिर जो गवर्नमेंट का फंक्शन फ्लैग होस्टिंग का हो रहा था श्रीनगर में, उसमें हमारे बच्चों ने फोक डांस का कार्यक्रम किया, उसमें उन्होंने 3रा नंबर पाया, नेशनल लेवल पे पाया। तो फिर उनको बाद में हम लोगों ने फेलिसिटेट भी किया। फिर कुछ बच्चे थे, उन्होंने वो जो 100 फुट लंबा जो फ्लैग बनाया था हमने, और वो गुप्कार रोड है जो टूरिस्ट लोगों से भरा रहता है, और वहाँ पे एकदम टॉप लोकेलिटी समझी जाती है श्रीनगर की, गुप्कार रोड। उस पर वो फ्लैग 100 फुट फ्लैग लेके हमारे संस्था के 50 बच्चे चले। मेरा आखिरी सवाल यह है, डॉक्टर मोहन भागवत और डॉक्टर आनंद भागवत में छोटे मोटे जो 5-10% के डिफरेंसेस है वो कैसे निकल जाएंगे? तो आप एक दूसरे को समझने से, एक इकट्ठा आने से, बात होने से, चर्चा से। तो नहीं, आपकी बात सही है सर, लेकिन कुछ दिनों से, कुछ महीनों से ये देखा जा रहा है कि अकलियतों पे जो है वो कुछ लोग जो है वो बहुत ज्यादा बदजुबानी कर रहे हैं, फिर सडनली उन पे जो केस लगते हैं वो छोटी छोटी धारा लग जाती है। तो कहीं ना कहीं जो देश का अकलियत है वो जो है परेशानी में है कि मेरे धर्म पे इतने बड़े बड़े अटैक कर देते हैं और केस इन पे मामूली से लगते हैं। उस पर आप रोशनी डालिए सर। अभी आपने अगर देखा है तो ये सबसे ज़्यादा कब होता है? सबसे ज़्यादा ये तकरीबन मेरे ख्याल से इलेक्शन के पहले हो जाता है। ये टेम्पररी रहता है बॉस। ये कभी कोई किसी कौम को, कभी किसी कौम को चला के, चार्ज करके, अपने वोट बैंक का खेल है ये, परमानेंट थोड़े ही ना है। अगर आपने देखा रहेगा, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी पे टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, उनको वोट लेने हैं, उसके लिए वो सब लीगली जो भी पॉसिबल है चीज़ें करेंगे, लेकिन ये चीज़ें टेम्पररी है ना। कि समझिए मेरी पार्टी है, मैं मुसलमानों की अपीसमेंट करके फिर मुसलमानों को वोट चाहूँगा। आपकी पार्टी है, आप हिंदुओं के लेंगे। आप कुछ एकदम बहुत सारा बड़ा गुरुद्वारे की चीज़ या ऐसे करके सिख लोगों के वोट चाहेंगे। और ये सब इलेक्शन का माहौल ख़त्म हो गया है कि धीरे धीरे ये सब बह जाएगा। देखिए आप, ये अभी रोक नहीं सकते, ये शुरू हो गया है। हमारा ये जो 3-4 कार्यक्रम हो गए यहाँ पे इसी नेशनल इंटीग्रेशन पे, वहाँ का मैं तजुर्बा बोल रहा हूँ कि ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। ये बना बनाया हुआ खेल है, ये लड़ाने का काम है। ये एकाध कौम, जो कि आप जानते हैं, हम जानते हैं कि हमारे अगर पूर्वज एक थे तो हमें एक ही है। किसी ने पूजा पद्धति बदल भी ली है, अलग है, कोई क्रिश्चियन है समझिए, तो फर्क क्या पड़ता है? हम लोग अगर भारत के नाम पे इकट्ठा रहते हैं तो कितने दिन कोई हमको बांट पाएगा? बुद्धू तो है नहीं हम, है ना? एक सवाल ये भी था ना सर, एक इस देश की विडम्बना कह दीजिए या बदकिस्मती कह दीजिए, कोई भी किसी धर्म को गाली देता है और उसमें विवाद होता है तो उनको सिक्योरिटी प्रदान कर दी जाती है। वो जब उनको सिक्योरिटी मिलती है तो दूसरे लोग भी जो है वो धर्म को गाली देते हैं कि ठीक है ये धर्म की ताकत बनाओ, हमें सिक्योरिटी मिलती है। तो उस पर आप क्या, आपका कहना क्या है? सिक्योरिटी मिलनी चाहिए सर उन लोगों को? देखिए सिक्योरिटी हो या और कुछ चीज़ें हो, उनको प्रोत्साहन देना हो, ये चीज़ें, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। असल डॉक्टर मोहन भागवत और डॉक्टर आनंद भागवत में आप सर समझाते नहीं भागवत साहब कि क्या तुम ऐसे बड़े बड़े पंगे ले रहे हो? नहीं, अभी देखिए बड़े भाई के तौर पे वो बोलते रहते हैं कि
सावकाश बोले तो मराठी में बोले तो टेक केयर, डोंट टेक अनड्यू रिस्क। आपको क्या रोकते नहीं है वो, क्या जो आप काम कर रहे हो उस पर वो इंटरफेयर नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं करते। सही में अगर मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ तो कभी सब जगह पे कहीं हमने आपस में प्लान करके बांट लिया था कि आप यहाँ लीड करेंगे, आप यहाँ लीड करेंगे, आप यहाँ जाएंगे। तो जब भी आप प्रोग्राम करते हैं आपको सिक्योरिटी मिलती है? मतलब आपको तो डर लग जाता होगा ना, अब डिमांड करते हो सिक्योरिटी की? नहीं, कुछ नहीं। ना करते हैं हम, ना कुछ, खाली कुछ हम सावधानी जरूर बरतते हैं। अच्छा। जैसे कि मैं कश्मीर में जाने वाला हूँ, ये बस फिरदौस बाबा हमारे जफर भाई लारी दिल्ली के प्रमुख, ऐसे कुछ गिने चुने लोगों को बस पता था। यूजुअली हम ऐसा ही करते कि हम लोग अटैक ना हो पाए, इसलिए हम लोग फटाक से रेड जैसे कहते हैं ना, तो हमारे महाराष्ट्र की वो स्पेशलिटी है। ओके। इसको कि झटके में आ गए, काम कर दिया, निकल गए। इस हिसाब से तो कोई समझिए दुश्मन है भी तो जागा होकर वो जाग के तैयारी करके कुछ कर पाए, इसके पहले काम हो गया हमारा। तो गुफ्तगू हो रही थी डॉक्टर मोहन भागवत जी के भाई डॉक्टर आनंद भागवत जी से। एक ऐसी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ इस देश की। मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़मीनी हकीकत जो है वो दूसरी है हिंदुस्तान की। ये वो लोग हैं, ये वो टीम है जिन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को जोड़ने का बीड़ा उठा रखा है। कितने ही तूफान आ जाए, कितने ही रुकावटें हों, डॉक्टर आनंद भागवत की जो टीम कर रही है ये सलूट है। और हम दर्शकों को जो मैंने बातें सर से करी हैं, बिंदास होकर मैंने बात करी है, मैंने ये भी बात करी है कि जो आप हिंदू मुसलमान का परचम लेके चल रहे हैं डॉक्टर मोहन भागवत जी को, इससे कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? उन्होंने कहा नहीं है। साफ जाहिर है कि देश का जो माहौल है, जो दिखाया जा रहा है आप लोगों को, वो कुछ और है। जमीनी हकीकत यह है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं। और जब तक हमारे साथ ऐसे ऐसे हीरे मौजूद हैं जो देश को जोड़ने में लगे हुए हैं। आपने देखा डाउनटाउन जो श्रीनगर का सबसे डेंजरस इलाका माना जाता है, वहां भी डंडा भराया गया। वजह क्या है? वजह यह है नियत साफ है, मंजिल आसान है। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। यूनिवर्ल्ड न्यूज ब्यूरो, दिल्ली।